देखो पिछला 14 मंथ से इंडिया का स्टॉक मार्केट कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, इनफैक्ट नेगेटिव 2% का रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने। लेकिन यही आप जब देखोगे वर्ल्ड मार्केट को तो डाउ जोन्स को देखा जाए तो वो 13% का रिटर्न दिया ये 14 मंथ का पीरियड में। एस&पी 500 ने 19% का रिटर्न दिया। एस&पी 500 वो इंडेक्स है कि यूएस का टॉप 500 कंपनी का वो इंडेक्स। चाइना का मार्केट इसी 14 मंथ में 42% का रिटर्न दिया। तो इस डेटा से तो ये समझ में आ रहा है कि ये कंप्लीटली आउटसाइड वर्ल्ड का प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया का ये इंटरनली ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं कि आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आउटसाइड वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि स्टॉक मार्केट कब तक ये रिकवरी करेगा। 14 मंथ पहले जो ये हाई बनाया था, कब जाके ये हाई टूटेगा। बार-बार ये 26,000 पे आ जाता है निफ्टी 50, वापस फिर गिर जाता है। ये 26,000 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे जियोपॉलिटिकल क्या-क्या टेंशन चल रहा है अभी और ये इंडियन मार्केट को कितना इफेक्ट कर सकता है। जॉब मार्केट में क्या इश्यू चल रहा है और लास्ट में देखेंगे अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो ऐसे मार्केट में आपको किस तरह से अपना स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो इंडिया का स्टॉक मार्केट इतने लंबे टाइम तक परफॉर्म नहीं करने के बावजूद भी इंडिया का स्टॉक मार्केट का पी इतना नहीं गिरा। इतना टाइम करेक्शन हो गया, प्राइस करेक्शन भी हो गया, लेकिन फिर भी मार्केट का पी नहीं गिरा। अगर लास्ट 10 ईयर का पी देखा जाए तो मीडियन पी आता है 23.4, लेकिन करंट पी चल रहा है 22.8 का। तो थोड़ा सा आपको चीप लग सकता है, लेकिन यही चीज अगर कंपेयर करें कोविड के टाइम पे तो कोविड के टाइम पे जब मार्केट गिरा था तो 17 का पी पे ट्रेड कर रहा था निफ्टी 50। तो इसका मतलब है कि मार्केट इतना भी चीप नहीं हुआ है। तो इस डेटा से ये पता चल रहा है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, सेल्स का ग्रोथ नहीं हो रहा, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रहा। और मुझे लगता है ये बात इंडियन गवर्नमेंट को थोड़े दिन पहले ही पता चल चुका था कि आने वाले टाइम पे ऐसा होने वाला है। इसीलिए आप इसी साल देखोगे कि पर्सनल टैक्स जो था उसको 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख तक का छूट दे दिया गया। जीएसटी में भी छूट दिया गया ताकि इकोनॉमी में कंजप्शन बढ़े। लेकिन अगर करंटली क्वार्टर 2 का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उस लेवल का प्रॉफिट आज भी कंपनीज नहीं कर पा रही है। हार्डली लोअर डबल डिजिट या सिंगल डिजिट में ग्रोथ हो रहा। नेक्स्ट एक कंसर्न की बात ये है कि डीआईएस पिछले 5 साल से इंडिया का स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। वो हर साल नेट सेलर रहे पिछले 5 साल से। जबकि डीआईएस को देखा जाए तो डीआईएस कंटिन्यूअसली खरीदते जा रहे हैं और ये जो डीआईएस खरीद रहे हैं इसका मेन रीजन ये है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू से डीआईएस खरीदते जा रहे हैं और म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर का ही पैसा लगा हुआ है और सेबी के रूल की वजह से म्यूचुअल फंड मैनेजर भी बहुत ज्यादा कैश होल्ड नहीं कर सकता। तो लोग अगर म्यूचुअल फंड खरीदते जा रहे तो मजबूरन उनको खरीदना ही पड़ेगा चाहे मार्केट में किसी भी वैल्यू पे शेयर सेल हो रहा हो। नेक्स्ट एक कंसर्न की बात है जो वॉरेन बफेट जी की तरफ से आ रहा है कि वो 344 बिलियन डॉलर कैश होल्ड कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा कैश है कि वहाँ का फेड भी इतना कैश होल्ड नहीं कर रहा। फेड बोले तो इंडिया का आरबीआई जैसा ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का। तो जब इतना लीजेंडरी इन्वेस्टर इतना ज्यादा कैश होल्ड कर रहे हैं तो जरूर उनको कुछ इंटरनली पता हो जो हम लोग कभी पता नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक कंसर्न रेज कर रहा हूँ कि आपको इस पॉइंट को अपने नजर में रखना चाहिए इन्वेस्टिंग के टाइम कि एक इतने बड़े इन्वेस्टर इतना कैश क्यों होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जियोपॉलिटिकल इशू। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एडवाइजर ये कहते हैं कि ये सेम सिनेरियो अभी जो चल रहा है ये इसी तरह का सिनेरियो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले भी हुआ था। क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा ये मेरे को नहीं पता। इवन इनफैक्ट ये सब जो बड़े इवेंट होता है ये कभी बता के नहीं होता है, ये बस इंडिकेशन देता है, उस इंडिकेशन को समझना पड़ता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो किसी भी प्रेसिडेंट को भी ये नहीं पता होगा कब किस कंट्री किस पे अटैक कर दे और कब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए। चाहे डोनाल्ड ट्रंप कितना भी चिल्ला ले कि मैंने इतना सारा 10 पीस डील करवा दिए इस कंट्री के साथ उस कंट्री का पीस करवा दिए, रियलिटी यही है कि कोई भी कंट्री परमानेंटली पीस डील पे कहीं भी साइन नहीं हुआ है। चाहे वो रशिया यूक्रेन का देख लीजिए, इसराइल हमास का देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान का भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो अगर आप इस सिनेरियो को इस तरह से देखो कि ये हर कोई अपना ताकत बढ़ा रहा है। 30 ईयर के बाद यूएस ने न्यूक्लियर टेस्ट करने का परमिशन दे दिया। रसिया 1 बाय 1 अपना हथियार का टेस्ट करे जा रहा। इंडिया ने भी नोटम जारी किया अपना मिसाइल को टेस्ट करने के लिए। तो जियोपॉलिटिकली जब तक सब कुछ सेटल नहीं होगा तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर पैसा लगाने से डरेगा ही, क्योंकि आप उसमें 1000 2000 2-4 लाख रुपया गवाओगे, बड़े इन्वेस्टर बिलियंस में लूज करेंगे। तो बड़े इन्वेस्टर को मार्केट में अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उनको मार्केट में सर्टेनिटी दिखेगा तो वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये प्रॉब्लम ये है कि जब तक मार्केट में सर्टेनिटी आप तक वो न्यूज़ पहुंचेगा तब तक वो काफी लेट हो चुका होगा। बड़े इन्वेस्टर तब तक वो इन्वेस्ट कर चुके होंगे, मार्केट बहुत हाई लेवल टच कर चुका होगा। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन एक बड़े इन्वेस्टर के पास है वो इन्फॉर्मेशन एक रिटेल के पास नहीं होता है। इनफैक्ट न्यूज़ भी वही बताया जाता है रिटेल को जो ऑलरेडी उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है मार्केट में। नेक्स्ट सबसे बड़ा कंसर्न है इंडियन जॉब मार्केट के लिए कि
एआई काफ़ी ज़्यादा जॉब को रिप्लेस कर रहा है। मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ कि एआई जॉब रिप्लेस करेगा, लेकिन लोग इसको मानने को रेडी नहीं है। आज भी लोगों का जॉब जा रहा है, लेकिन फिर भी जो एक छोटे से ऑर्गेनाइज़ेशन पे काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मेरा परफ़ॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, तो मैं कैसे फायर हो सकता हूँ? मैं तो रिप्लेसेबल नहीं हूँ। आप इस गलतफ़हमी में मत जिइए। अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो देखिए कि आप जो भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे ना, बैक एंड में कंपनी उस प्रोजेक्ट को कैसे एआई से रिप्लेस कर सकते हैं, उस पे और एक टीम बैठा रखी है और उस पे वो काम कर रही है। यूएस से जो इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, अब सारे बड़ी कंपनीज़ चाहे वो टीसीएस हो, विप्रो हो, इन लोग का कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसल हो रहे हैं या रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो जॉब मार्केट में ये जो इश्यू है, इसके वजह से ये डोमिनो इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है मार्केट में। जॉब लॉस होने की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में भी फ्लैट्स बिक नहीं रहे। लोग गाड़ियाँ खरीदना कम कर दिए हैं। इवन शोरूम पे भी भरे हुए हैं, लेकिन लोग खरीद नहीं रहे हैं। उसके वजह से कार कंपनी मोटी डिस्काउंट भी दे रही है और कार का सेल ये एक इंडिकेशन होता है कि इकोनॉमिकली कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है, तो आपको इस टाइम पे जॉब मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस पे आपको नज़र रखना पड़ेगा। बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहा है, उस पे आपको नज़र रखना पड़ेगा, लेकिन बड़े इन्वेस्टर के पीछे आप ब्लाइंडली नहीं जा सकते, क्योंकि वो जब तक इन्वेस्ट कर देगा, उसका 3 मंथ बाद आपको ये न्यूज़ पता चलेगा। लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। थर्ड, जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा मार्केट, ये कितना भी कह लो कि जियोपॉलिटिकली कोई इसको मार्केट में इफ़ेक्ट नहीं डालता, वर्ल्ड वॉर के बाद भी तो मार्केट इतना हाई हुआ है। लेकिन आप ये देखो, कोई भी बड़ा क्राइसिस आने आने से पहले जब टॉप पे था, तब जो लोगों ने इन्वेस्ट किया, उसी पॉइंट पे फिर से उसको रिकवर करने में कितना टाइम लग गया। तो सोचो, अगर उसको रिकवर करने में 5 साल लगता है, तो 5 साल का जो कंपाउंडिंग का पावर है, वो तो उसने लूज़ कर दिया ना। इसलिए ब्लाइंड की तरह आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा एक्टिव तो रहना पड़ेगा। तो एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आप एसआईपी कर रहे हो, तो प्लीज़ एसआईपी को मत रोकिए। रियलिटी यही है, कोई कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, कोई एक्सपर्ट खुल के कोई बात नहीं बोलता है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे, टीवी पे कहीं भी नहीं बोलेगा। अगर आप इस चीज़ को नोटिस करोगे अभी, तो लेंसकार्ट का आईपीओ ओवर वैल्यूड है। अब बता दो इस कमेंट में कि कितने लोग, कितने जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, मैं नॉर्मल यूट्यूबर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, कितने बड़े एक्सपर्ट इस पे बात कर रहे हैं और उस टाइम पे बात कर रहे हैं जब कोई इस पे बात नहीं कर रहा था। क्योंकि छोटे इन्वेस्टर्स या जो यूट्यूबर्स, ये लोग जब बात करने लगे, तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगा। तब बड़े न्यूज़ चैनल को भी लगने लगा कि नहीं, इस न्यूज़ को हमें कवर करना चाहिए। नहीं तो इस तरह का न्यूज़ कवर करने से हर बड़े इन्वेस्टर्स या न्यूज़ चैनल इससे पीछे हटते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा जो भी बखेड़ा है, ये सारा रिटेल इन्वेस्टर के गले पे ही बाँधा जाएगा। तो आप अगर एसआईपी कर रहे हो, तो एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर मेरा मानो, तो कुछ कैश भी आप होल्ड करना अभी स्टार्ट करो। अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, तो आप उसमें खरीदारी कर सको। सपोज़ अगर आप 1 लाख का एसआईपी कर रहे हो, तो 1 लाख का एसआईपी से में से आप 20,000 एसआईपी कम कर सकते हो, 80,000 का एसआईपी कंटिन्यू रखो और 20,000 का आप कैश होल्ड करो। अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, तो आप उस टाइम खरीदारी करो और अगर गिरावट नहीं आती है, तो आपका एसआईपी जो चल रहा है, उसमें से अच्छा रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और कुछ भी आपको अगर डाउट है, तो आप कमेंट करके बताइए, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।